पिछले दिनों नेपाल बहुत उथल पुथल का गवाह बना। विद्रोह हुआ, सत्ता पलट गई। जो भी हुआ वह सब आपको पहले से पता चल गया होगा। लेकिन आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं यकीनन वह चौंकाने वाला है। पहले कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं। बुनियादी बातें ये कि नेपाल की जेलों से करीब 13,572 खतरनाक अपराधी फरार हो चुके हैं। इनमें से कई लोगों के पास सुरक्षा कर्मियों से लूटे गए खतरनाक हथियार भी हैं। खतरे की बात यह है कि इनमें से अधिकांश बदमाश भारत में प्रवेश करने की फिराक में हैं। आप सोच रहे होइएगा कि यह खबर तो पुरानी हो चुकी है, इसमें चौंकाने वाला क्या है? मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। अब जो बताने जा रहा हूं उसको सुनिए। वास्तव में यह महज सिर्फ एक जेल ब्रेक नहीं है, बल्कि आज से करीब 70 साल पहले लिखी गई एक पटकथा की परिणति है। इसका एक सिरा 1 जून 2001 की रात से जुड़ी है। याद करिए 2001 के 1 जून की वह काली रात, जब नेपाल के शाही महल में खून की होली खेली गई थी। 1 जून 2001 की वह काली रात जिसने नेपाल का तकदीर बदल दिया। उस रात सिर्फ नेपाल नहीं बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया की पॉलिटिकल सिस्टम को गहरा जख्म देने वाली खबर नेपाल से आई थी। यह सभी कुछ मात्र 3 से 6 मिनट के भीतर हो गया, लेकिन इसकी तैयारी 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद से ही शुरू हो चुकी थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आगे आपको खुद ही मालूम चल जाएगा। 1 जून 2001 रात के 9:15 नेपाल का शाही परिवार डिनर के लिए इकट्ठा हो चुका था, लेकिन 45 मिनट के बाद नेपाल के तत्कालीन राजा वीरेंद्र समेत महल के 11 लोग मरे पड़े थे। इस खबर के बाहर आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गई। सरकार ने कहा कि प्रिंस दीपेंद्र का मेंटल ब्रेकडाउन होने से यह घटना घटी है। जल्दी ही ज्ञानेंद्र को राजा बना दिया गया और बातें आई गई होकर रह गई। वास्तव में यह नेपाल को कमजोर करने का एक खतरनाक खेल था, जो अब नेपाल में आकार लेने लगा है। यह सच है कि इस घटना के बाद भी नेपाल में राजशाही बनी रही, पर दूसरा सच यह भी है कि राजशाही से लोगों का भरोसा टूटने लगा था और आगे चलकर यही भरोसा काम आने वाला था साजिश करने वालों के लिए। कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि राजा वीरेंद्र और उनके परिवार की मौत का नेपाल के मौजूदा घटनाक्रम से कनेक्शन जोड़ना उचित नहीं होगा, पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बात 1 साल पहले की है, यानी 2024 की है। भारत के एक पूर्व राजनयिक हैं, नाम है केवी राजन। केवी राजन नेपाल में भारत के राजदूत रह चुके हैं। उन्होंने 2024 में एक किताब लिखी। किताब का नाम है काठमांडू क्रॉनिकल। इस किताब में जो बातें लिखी गई है वह आंखें खोल देने वाली है। गौर करिए, यह 1 साल पहले ही प्रकाशित हो चुकी किताब है। किताब में केवी राजन लिखते हैं कि 2001 में राजा वीरेंद्र भारत के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग को रोकने के लिए काम कर रहे थे। समझने वाली बात यह है कि स्मगलिंग का यह धंधा उन दिनों चीन और पाकिस्तान के इशारों पर चल रहा था। यह बात पाकिस्तान और चीन दोनों को खटकने लगा। चीन ने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। योजना के मुताबिक डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम को यह काम सौंप दिया गया। इसके बाद डी कंपनी के गुरुओं ने नेपाल के प्रिंस दीपेंद्र से संपर्क किया। धीरे धीरे रिश्तों को प्रगाढ़ होने दिया गया और इसके बाद प्रिंस को पर्सनालिटी चेंज के नाम पर कुछ ड्रग दिए गए। बाद में वो उसके आदी हो गए। इसी दौरान प्रिंस के दिमाग में एक फॉल्स नैरेटिव भर दिया गया। नैरेटिव ये कि राजा वीरेंद्र माओवादी के साथ एक गुप्त डील कर रहे हैं। मतलब आईएसआई ने नेपाल के प्रिंस को बगावत के लिए तैयार कर लिया। प्रिंस ने राजा समेत अपने ही परिवार के लोगों को मार डाला। बाद में साक्ष्य को नष्ट करने की नियत से प्रिंस की भी हत्या कर दी गई, ताकि इस राज से कभी पर्दा उठे ही नहीं। खेल यहीं से शुरू होता है। यहां एक सवाल है। सवाल यह कि आईएसआई ये क्यों कर रहा था?
इसका जवाब मिलेगा माओवादी विद्रोह में, जो इस घटना के 5 साल बाद शुरू हुआ। आगे इस पर भी बात करेंगे, पर अभी जो बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आपके पांव के नीचे का जमीन खिसक जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे साजिश में भारत का एक वर्ग भी शामिल था। उन दिनों भारत में यूपीए की सरकार थी, आपको याद होगा। खुले तौर पर भारत नेपाल के साथ खड़ा दिखता था, पर यह पूरा सच नहीं था। यह बात समझ से परे है कि भारत इस साजिश का हिस्सा क्यों बना, क्योंकि इससे भारत के हितों को नुकसान होना लगभग तय था, हुआ भी। जानकार मानते हैं कि चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने की चाहत में भारत ने कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। आगे पूरी बात बताऊंगा, केवी राजन के किताब से जो खुलासा हुआ है और रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। पहले मैं बताऊंगा कि यह सभी कुछ कैसे शुरू हुआ, और अंत में आप जानेंगे कि अगले 6 महीनों में भारत के साथ क्या होने वाला है। यह वीडियो थोड़ी लंबी है, पर आप इसको पूरा देखिए, क्योंकि यह पूरा प्लानिंग बहुत ही खतरनाक है। रिपोर्ट अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। वह 9 सितंबर 2025 की रात थी। नेपाल जल रहा था। रात के ठीक 11:47 पर खबर आई कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। ओली के नेपाल छोड़कर भागने की खबरें भी आने लगी। यह सभी कुछ इतना जल्दी कैसे हो गया, आइए पहले इसको समझते हैं। बताया गया कि सोशल मीडिया पर बैन लगने से नेपाल के किशोर, जिनको जेन जी कहा जा रहा है, भड़क गए और नेपाल में विद्रोह शुरू हो गया। यह आर्गुमेंट पूरी तरीके से सच नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम एक एक राज खोलने वाले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया पर बैन लगाना तात्कालीन कारण जरूर बना, पर इसकी पटकथा बहुत पहले ही तैयार हो चुकी थी। वह यह कि नेपाल की सरकार ने 4 सितंबर को नेपाल की 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। अगले रोज यानी 5 सितंबर को जेएनजी भड़क गए, प्रदर्शन शुरू हो गया। हालांकि इसका कारण सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया नहीं था। घटनाएं होती चली गई। आपको याद होगा 8 सितंबर को प्रदर्शनकारियों की पुलिस से मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। अब मामला उलझने लगा था। पर्दे के पीछे बैठे साजिशकर्ता यही चाहते थे। 9 सितंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और नेपाल अराजकता की ओर बढ़ चला। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात नेपाल में मेगा जेल ब्रेक शुरू हो गया। महोत्तरी, नवलपरासी, सप्तरी, काठमांडू, कैलाली और रासुवा जेल करीब 13,552 कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए। कुछ रिपोर्ट में यह संख्या 15,000 से भी अधिक बताई जा रही है। जेल ब्रेक के दौरान 34 से अधिक कैदियों के भी मारे जाने की खबरें आई। कुछ कैदियों ने सुरक्षा कर्मियों का हथियार लूट लिया। खबर है कि जेल से भागे अधिकांश कैदी भारत में प्रवेश करना चाहते हैं। नतीजा, भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है और अभी तक करीब 60 या इससे अधिक कैदियों को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ लिया है। मुश्किल यह है कि भारत से सटे नेपाल का 1751 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और यह बॉर्डर लगभग खुला हुआ है। ऐसे में किसी गांव के रास्ते या खेत खलिहान से होकर भारत में आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। यदि ऐसा हो गया तो यह भारत की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इसी ताक में आंख गड़ाए बैठी है। यही कारण है कि नेपाल की जेल से भागे अपराधी भारत के लिए चिंता का बहुत बड़ा कारण बन गया। अब इसकी कुछ बानगी देखिए। नेपाल के जेल से भागने वालों में संजय शाह उर्फ तकला यह भी शामिल है। इसने 2007 में भारत के एक बड़े कारोबारी की हत्या करके नेपाल भागा था
और 2012 में नेपाल के जनकपुर में बम विस्फोट करके नेपाल में ही तहलका मचा दिया था। इसी आरोप में वह नेपाल के जेल में सजा काट रहा था। कहा जाता है कि इसका कनेक्शन आईएसआई से है। यदि यह भारत में दोबारा घुसने में कामयाब हो गया तो भारत के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। इसी तरह मुंबई का डॉन रह चुका उदय सेठी भी नेपाल की जेल से भागा है। यह दोबारा भारत आना चाहता है। टेक नारायण पांडे, यह नेपाल का गृह सचिव रह चुका, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा काट रहा है। यह भी भारत के लिए मुसीबत बन सकता है। बहादुर राय माझी, यह नेपाल में उप प्रधानमंत्री रह चुका है, करोड़ों का घोटाला करके अब जेल से भागा है। इसका संबंध भी आईएसआई से होने का अनुमान है। ऐसे और भी कई नाम हैं जो भारत के पेशानी पर चिंता की लकीर बना रहा है। इन लोगों का संबंध 1 जून 2001 की उस काली अंधेरी रात से भी है, जिसको बाद के दिनों में कवर अप करने की कोशिश की गई। मतलब खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि साजिशें बहुत गहरी है। नेपाल सिर्फ हमारा पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि नेपाल के साथ भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का है। बचपन से हम यही सुनते आए। नेपाल को जब भी जरूरत पड़ा, भारत उसके साथ खड़ा नजर आया। अभी तक हम यही जानते थे, लेकिन आज जो जानकारी लेकर हम आए हैं उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल होने वाला है। अब जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वह एक किताब के हवाले से। किताब का नाम है इनसाइड नेपाल। इस किताब को अमर भूषण ने लिखा है। अमर भूषण रॉ के स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं। ऐसे में किताब से मिली जानकारी पर भरोसा नहीं करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। अमर भूषण लिखते हैं कि एक समय था जब यूपीए की सरकार ने नेपाल पॉलिसी में सीपीआईएम को आउटसोर्स किया था। ताज्जुब की बात यह है कि नेपाली माओवादी को भारत में ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि माओवादियों को हथियार भी मुहैया कराई गई। हालांकि भारत की सरकार ने इस तरह की जानकारी का सदैव खंडन किया है, कभी इस पर भरोसा नहीं किया। लेकिन कई मौके पर नेपाली माओवादियों के पास से भारतीय हथियार का मिलना चौंका देता। सवाल है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा था? माओवादियों को तो चीन का समर्थन प्राप्त था, तो क्या भारत इस साजिश में चीन का साथ दे रहा था? यह बात गले में ठीक से नहीं उतरता है, यह सही नहीं प्रतीत होता है। लिहाजा इस जानकारी को हम आपकी समझ पर छोड़ देते हैं। वर्ष 2008 नेपाल से राजशाही का अंत हो गया। माओवादी नेता पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनते ही प्रचंड ने परंपरा को तोड़ा और चीन की दौरा पर चले गए। मतलब भारत के खिलाफ नेपाल में चल रही साजिश अब आकार लेने लगा। नेपाल में अचानक भारत विरोधी स्वर मुखर होने लगे। दूसरी ओर नेपाल की सत्ता लगातार लड़खड़ाती रही। अगले 17 साल में नेपाल में कुल 14 सरकारें बनी और गिरी। नेपाल में भारत विरोधी मुहिम कमोबेश चलता रहा। कहते हैं कि पर्दे के पीछे से चीन और पाकिस्तान इसको हवा दे रहा था। चीन नेपाल को कम्युनिस्ट देश बनाकर भारत को तबाह करना चाहता था, जबकि पाकिस्तान नेपाल को कमजोर करके नेपाल में अपनी पैठ बढ़ाकर भारत में तबाही फैलाना चाहता था। कुछ हद तक दोनों अपने अपने मकसद में कामयाब भी हुए। उधर नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद प्रचंड, ओली और देउवा का त्रिकोण नेपाल के लिए घातक साबित होने लगा, क्योंकि तीनों ने अपने अपने अल्प कालखंड में नेपाल को खूब लूटा। कम्युनिज्म के नाम पर सत्ता में आते ही प्रचंड ने दोनों हाथ से नेपाल को लूटा। कहते हैं कि प्रचंड ने 7,000 से 35,000 तक फेक सोल्जर खड़ा कर दिए और माओवादी कैंप के नाम पर करीब 20 अरब रुपए डकार गए। इसी तरह केपी शर्मा ओली ने अपने समय में नेपाल को इतना लूटा कि उनको लोग पूंजीवादी कम्युनिस्ट नेता कहने लगे। बहादुर देउवा की छवि नेपाल में एक डिक्टेटर की है। मतलब किसी ने भी नेपाल के आवाम की परवाह नहीं की और नेपाल को लूटने में लगे रहे। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर
इनके बच्चों की लग्जरी लाइफ की तस्वीर वायरल हो रही थी। नेपाल में इनके बच्चे नेपो किट के नाम से ट्रेंड हो रहे थे। कहते हैं कि नेपाल में जेएनजी में असंतोष भड़कने का यह भी एक बड़ा कारण बन गया। सबसे बड़ा खुलासा होना अभी बाकी है। वास्तव में यह साजिश भारत के लिए कितनी खतरनाक है, आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। इस पर हम आगे बात करेंगे। इससे पहले बताता हूं कि अब नेपाल का क्या होगा। बेशक फिलहाल एक अंतरिम सरकार बनी है, जल्दी ही निर्वाचित सरकार बनने वाली है, सिस्टम को बहाल करने की कोशिश शुरू हो चुकी है, होना भी चाहिए। लेकिन जो भरोसा टूटा है उसका क्या होगा? दरअसल जिस तरह से नेपाल में स्टेट सिस्टम कोलैप्स हुआ और जेल ब्रेक जैसी घटनाएं हो गई, यह दक्षिण एशिया में डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत नहीं है। कुछ लोग हैं जो भारत में भी इसको दोहराने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा यह कि नेपाल की इस कमजोरी का चीन लाभ लेने की कोशिश जरूर करेगा। खबर आ रही है कि कुछ चाइनीज ट्रूप चोरी छिपे नेपाल में घुस भी चुके हैं और मौका तलाश रहे हैं। चाइना नेपाल में तिब्बत मॉडल को इंप्लीमेंट करना चाहेगा। वह नेपाल को एक पपेट स्टेट बनाने की पहले ही कोशिश कर चुका है। नेपाल को भारत से दूर करने की कोशिश पाकिस्तान भी करेगा। पाकिस्तान पहले से इस काम में लगा भी हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि इसका भारत पर कितना असर पड़ेगा। पक्के तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक मोटे अनुमान के तहत अगले 6 महीने में बॉर्डर इंसिडेंट में बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर टेररिज्म का नया पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। भारत के लिए नेपाल की हालात इकोनॉमिक थ्रेट भी पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर अगले 6 महीने में नेपाल रीजनल पावर बैलेंस सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू बनने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि होगा क्या, कहना अभी मुश्किल है।